नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में मैं जिस विषय को बताने जा रहा हूं वो विषय है जन्म कुंडली में केंद्राधिपति दोष। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जन्म कुंडली का प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव केंद्र के भाव कहलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केंद्र के चारों भावों को जन्म कुंडली का सबसे शुभ और अत्यंत बलवान भाव कहा गया है, क्योंकि लग्न अर्थात प्रथम भाव व्यक्ति का शरीर है, चतुर्थ भाव व्यक्ति का सुख है, सप्तम भाव व्यक्ति का दाम्पत्य है और दसम भाव व्यक्ति का कर्म है। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के केंद्र के चारों भावों में लग्न से अधिक बलवान चतुर्थ भाव को कहा गया है। लग्न और चतुर्थ से भी अधिक बलवान सप्तम भाव को कहा गया है तथा लग्न, चतुर्थ और सप्तम से भी अधिक बलवान दसम भाव को कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म कुंडली का दसम भाव सबसे ज्यादा बली केंद्र का भाव है। दसम के बाद सप्तम भाव, सप्तम के बाद चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव के बाद लग्न अर्थात प्रथम भाव बली है। मतलब जन्म कुंडली का दसम भाव सबसे ज्यादा बलवान केंद्र का भाव है और प्रथम भाव सबसे कम बलवान केंद्र का भाव है। जन्म कुंडली के चारों केंद्र के भाव को विष्णु स्थान कहा गया है और ये चारों भाव जन्म कुंडली का सबसे शुभ और सर्वाधिक श्रेष्ठ भाव है। इसलिए मेष से लेकर मीन तक जन्म कुंडली किसी भी लग्न का हो, अगर जन्म कुंडली के किसी भी केंद्र के भाव का स्वामी यदि कोई शुभग्रह होते हैं तो वह शुभग्रह केंद्र के स्वामी होने के कारण अपने शुभ फल को समाप्त कर देते हैं और जन्म कुंडली में अपना शुभ और श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाते हैं। अब जैसा कि जन्म कुंडली का प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण के भाव कहलाते हैं। प्रथम भाव अर्थात लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा गया है। इसलिए जन्म कुंडली मेष से लेकर मीन तक किसी भी लग्न का हो, जन्म कुंडली में तीनों त्रिकोण भाव का स्वामी अर्थात प्रथम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, चाहे शुभग्रह हो या पापग्रह, त्रिकोण के स्वामी होने के कारण सदैव योग कारक होकर केवल और केवल अपना शुभ फल देते हैं। लेकिन जन्म कुंडली में केंद्र के चारों भाव सबसे शुभ और श्रेष्ठ भाव होते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में जब किसी केंद्र के भाव का स्वामी, यहाँ ध्यान रखिए कि मैं स्वामी की बात कर रहा हूँ अर्थात भाव के स्वामी ग्रह, तो जन्म कुंडली में जब किसी केंद्र के भाव का स्वामी यदि कोई पापक ग्रह होते हैं तो केंद्र के स्वामी होने के कारण वह पापक ग्रह अपने पाप प्रभाव अर्थात अशुभ फल को समाप्त कर लेते हैं और जन्म कुंडली में योग कारक होकर शुभ फल देने लगते हैं। और इसके ठीक विपरीत जन्म कुंडली में किसी केंद्र के भाव का स्वामी जब कोई शुभ ग्रह होते हैं तो केंद्र के स्वामी होने के कारण वह शुभ ग्रह अपने शुभ प्रभाव को समाप्त कर लेते हैं अर्थात इस अवस्था में शुभ ग्रह अपने शुभ फल देने की क्षमता को खो देते हैं और जन्म कुंडली में अपना शुभ फल नहीं दे पाते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में जब भी किसी केंद्र के भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह होते हैं तो उस शुभ ग्रह को केंद्राधिपति दोष लग जाता है और इस अवस्था में शुभ ग्रह अपने शुभ फल देने का सामर्थ्य खो देते हैं। आइए अब यह समझ लीजिए कि कौन कौन ग्रह शुभ ग्रह हैं और कौन कौन ग्रह पापक ग्रह हैं। शुक्र, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, लेकिन बुध अगर जन्म कुंडली में किसी पापक ग्रह के साथ बैठे हों तो बुध पापक ग्रह बन जाते हैं और क्षीण चंद्रमा अर्थात कृष्ण पक्ष का चंद्रमा पापक ग्रह बन जाते हैं। शुभ ग्रह में भी शुक्र सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं। शुक्र से कम बृहस्पति, बृहस्पति से कम बुध और बुध से भी कम शुभ ग्रह चंद्रमा होते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में शुक्र को सबसे ज्यादा केंद्राधिपति दोष लगता है। शुक्र से कम बृहस्पति को, बृहस्पति से कम बुध को और बुध से भी कम केंद्राधिपति दोष चंद्रमा को लगता है। सूर्य, मंगल और शनि नैसर्गिक पापक ग्रह हैं। अब केंद्राधिपति दोष के प्रभाव को विस्तार से समझिए। अगर जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की राशि केंद्र के किसी भाव में हो और जन्म कुंडली में केंद्राधिपति दोष बन रहा हो तो शुभ ग्रह कभी भी अशुभ या खराब फल नहीं देते हैं।
इस अवस्था में केवल और केवल शुभ ग्रह के शुभ फल में कमी हो जाती है और शुभ ग्रह केंद्राधिपति दोष के कारण उदासीन होकर अपने शुभ फल को कम कर लेते हैं तथा शुभ ग्रह शुभ न होकर सम हो जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मिथुन लग्न कुंडली, कन्या लग्न कुंडली, धनु लग्न कुंडली या मीन लग्न कुंडली में चारों केंद्र के स्वामी या तो बुध या बृहस्पति होते हैं, तो इस अवस्था में अगर शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी होकर खराब फल देने लगेंगे तो इन चारों लग्नों के लिए बुध और बृहस्पति सदैव खराब फल देने वाले ही बनकर रह जाएंगे तथा चारों केंद्र के भाव के प्रभाव को उदासीन कर देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। लग्नेश शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह, लग्न के स्वामी होने के कारण लग्न के स्वामी ग्रह जन्म कुंडली में केवल और केवल अपना शुभ फल ही देते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश इतना अधिक बली होते हैं कि किसी भी अशुभ फल को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए कर्क लग्न में चंद्रमा को या वृषभ तथा तुला लग्न में शुक्र को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। उसी प्रकार मिथुन लग्न और कन्या लग्न की कुंडली में बुध लग्न का स्वामी और साथ ही साथ एक केंद्र के स्वामी होते हैं, लेकिन लग्न के स्वामी अर्थात लग्नेश होने के कारण मिथुन और कन्या लग्न में बुध को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। और ठीक उसी प्रकार धनु लग्न और मीन लग्न की कुंडली में बृहस्पति लग्न का स्वामी और साथ ही साथ एक केंद्र के स्वामी होते हैं, लेकिन लग्नेश होने के कारण धनु और मीन लग्न में बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। लग्नेश शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह जन्म कुंडली में सदैव शुभ फल देते हैं। अब आगे समझिए, अगर जन्म कुंडली में शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी और साथ ही साथ त्रिकोण का स्वामी हो, जैसे शुक्र मकर लग्न में पंचमेश और साथ ही साथ दशमेश होते हैं, या कुंभ लग्न में शुक्र चतुर्थेश और साथ ही साथ नवमेश होते हैं, तो इस अवस्था में भी शुक्र को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि शुभ ग्रह शुक्र एक केंद्र के स्वामी होने के कारण सम प्रभाव देंगे और साथ ही साथ एक त्रिकोण के स्वामी होने के कारण शुभ फल देंगे, तो शुभ और सम बराबर शुभ ही होगा। उसी प्रकार अगर जन्म कुंडली में कोई शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण के किसी भाव अर्थात लग्न, पंचम या नवम में बैठ जाए, तो इस अवस्था में वह ग्रह त्रिकोण के जिस भाव में बैठे रहते हैं वहां तो अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन केंद्र के जिस भाव के वह ग्रह स्वामी होते हैं उस भाव के शुभ प्रभाव में निश्चित ही कमी कर देते हैं। अब आगे और समझिए, अगर जन्म कुंडली में कोई शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी होकर उसी भाव में बैठे हों अर्थात केंद्र में स्वराशि का होकर बैठे हों, तो इस अवस्था में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाता है, जो कि जन्म कुंडली का महान और सर्वश्रेष्ठतम योग है। लेकिन ऐसी स्थिति होने पर शुभ ग्रह जन्म कुंडली में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे सकेंगे, क्योंकि केंद्राधिपति दोष में होने के कारण शुभ ग्रह के शुभ प्रभाव में कमी आ जाएगी और जातक को पंच महापुरुष योग का संपूर्ण प्रभाव न मिलकर कम मिलेगा। एक बात और, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का सप्तम भाव केंद्र का भाव होने के साथ जन्म कुंडली का मारक भाव भी है, लेकिन जन्म कुंडली का सप्तम भाव सर्वप्रथम केंद्र का भाव है और उसके पश्चात अष्टम का व्यय स्थान होने के कारण मारक भाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म कुंडली का सप्तम भाव केंद्र का भाव होने के कारण शुभ और मारक स्थान होने के कारण अशुभ भाव है। इसलिए अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी हुई हो अर्थात जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो, तो इस अवस्था में उस शुभ ग्रह को केंद्र के स्वामी होने के कारण केंद्राधिपति दोष और साथ ही साथ मारक भाव के स्वामी होने के कारण मारकता भी प्राप्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर वह ग्रह सप्तम भाव में बैठे भी हों अर्थात सप्तम भाव में स्वराशि का होकर बैठे हों, तो स्वराशि में होने के कारण शुभ ग्रह अपनी शुभता को खोकर और ज्यादा बलवान होकर मारक प्रभाव देने लगते हैं और जातक को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी दे देते हैं। हालांकि इस अवस्था में भी जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है,
जो कि धन और सफलता के दृष्टिकोण से कुछ हद तक ठीक ही रहता है। हालांकि ऐसी स्थिति में फलकथन करने से पूर्व इस बात को भी अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि शुभ ग्रह अगर जन्म कुंडली में मारक भी हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान और परेशानी नहीं देते हैं। उसी प्रकार अगर जन्म कुंडली में शुभ ग्रह एक केंद्र का स्वामी और साथ ही साथ एक सम या अशुभ भाव का स्वामी हो, जैसे शुक्र मेष लग्न कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश होते हैं, या कर्क लग्न में शुक्र चतुर्थेश और साथ ही साथ एकादशेश होते हैं, या सिंह लग्न में शुक्र तृतीयेश और साथ ही साथ दशमेश होते हैं, या वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तमेश और साथ ही साथ द्वादशेश होते हैं। तो इस अवस्था में शुक्र केंद्र के स्वामी होने के कारण शुभ फल को समाप्त कर लेते हैं और साथ ही साथ अशुभ भाव के स्वामी होने के कारण अशुभ फल देने लगते हैं। अर्थात इस स्थिति में शुक्र का फल जन्म कुंडली में अशुभ ही रहता है। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अब आज आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।